ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? कंपन। यानी कंपन ही है जो ध्वनि का रूप लेते हैं। कंपन को चलने के लिए क्या आवश्यकता होगी? माध्यम, ठोस, द्रव या गैस, अर्थात निर्वात ध्वनि नहीं चलेगी। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? गैसीय। अब बात आती है ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो इसकी उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? 4। आघात मारकर, जैसे आप आघात करोगे क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। ढोलक पे करते हैं हम लोग आघात तो ध्वनि आती है। फूंक मारकर, मामले बांसुरी है और जब फूंकते हैं तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। आप लोगों में बांसुरी है, सीटी है, इनमें फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की होगी। रगड़ कर, अगर इसको रगड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। तो हाथ भी रगड़ोगे तो क्या उत्पन्न होगी? खींच कर, तारों को अगर हम खींच लें तो इनमें भी क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ये कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। शांत रहोगे तो आवाज आएगी। ये क्या है? ध्वनि। अब ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके हो गए। अब ध्वनि के गुणों में चर्चा करते हैं। गुणों में है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है कि जो कंपन हमने उत्पन्न किया है तो इसके उत्पन्न होने में कितना समय लगा, जो समय लगा है वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। आवृत्ति क्या है? जो कंपन प्रति सेकंड हो रहे हैं उनकी संख्या। आवृत्ति बना है आवर्त शब्द से, दोहराना बार बार। तो 1 सेकंड में कितने बार दोहराया जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या और इसका मात्रक है हर्ट्ज। क्या है इसका मात्रक? हर्ट्ज। 1 सेकंड में जितने अधिक कंपन करोगे वो आवृत्ति कहलाएगी, उनकी संख्या हर्ट्ज से नापेंगे। आयाम। आयाम क्या है? कंपनों का अधिकतम विस्थापन। विस्थापन मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना, यानी कंपन की आवाज या ध्वनि कितनी दूर तक जा रही है, इसे हम आयाम कहते हैं। हमने ये कंपन किया, पीछे तो तुमको सुनाई दिया होगा, और ये कंपन किया, सुनाई दिया नहीं, तो इसकी आयाम कम है जबकि इसका आयाम क्या था? अधिक। तो ये हो गया आयाम कि कंपन एक बिंदु से कितनी दूर तक जा पा रहा है, अंतिम बिंदु। इन्हीं गुणों से ही जुड़े हुए गुण ध्वनि की प्रबलता एवं तारकत्व है। प्रबलता का मतलब क्या है कि ध्वनि कितना तीव्र है, अर्थात प्रबलता कहा जाए तो आयाम पर निर्भर करती है। जैसे ये ध्वनि के साधन है अपने विद्यालय का ही साधन, तो ये प्रबलता है, ये दूर तक गई है ना, जितना दूर जाए उतना प्रबल, अर्थात ये आयाम पर निर्भर करती है। आवृत्ति के बाद आ जाओ तारत्व पे। तारत्व किस पे निर्भर है? तारत्व निर्भर है आवृत्ति का। आपने देखा है किसी की ध्वनि मोटी है, किसी की ध्वनि पतली है, मम्मी की पतली है, पापा की मोटी है, बच्चों की पतली है, टीचर्स की मोटी है। तो ऐसा क्यों है? आवृत्ति के कारण। अब क्या है इसमें आप समझिए कि जितनी अधिक आवृत्ति होगी, जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना ही आवाज तीखी या पतली होगी। घंटी बजती है और क्लासरूम के लिए घंटा बजता है, दोनों में क्या अंतर है? ये घंटी बज रही है, इसका मतलब क्या? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या अधिक, तारत्व अधिक, आवाज पतली और तीखी। लेकिन अगर भाई घंटा बजे तो इसका क्या मतलब है कि आवृत्ति कम है और जो है आवाज मोटी है। इसके बाद ध्वनि का परावर्तन, एक यह भी गुण है कि ध्वनि चिकने तलों से टकराकर वापस लौटती है। अगर एक बार टकरा के वापस लौटती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। और अगर वही ध्वनि बार बार टकरा के वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? गूंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गूंज। तो प्रतिध्वनि आप खाली कमरे में अगर देखोगे हेलो तो वापस आवाज आती है, क्योंकि लोगों से अगर भरा होगा तो आवाज सोख जाएगी, अगर कमरा खुला होगा तो आवाज बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ये बंद एक खाली कमरा हो तो उसमें आवाज टकरा के वापस लौटती है। ऐसी आवाज गुफाओं में भी, कुओं से भी वापस आती रहती है, जिन्हें प्रतिध्वनि कहते हैं। अब म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर ब्लूटूथ वाले अपने विद्यालय में भी जो है उसमें भी एक इको बटन होता है जो प्रतिध्वनि को दर्शाता है, ठीक है।